स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा 9 क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, दैट इज़ आरटीजीएस, जिस पे यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस है। लेकिन लोगों के अंदर फिर भी डाउट रहता है, इसलिए हम आज ये वीडियो लेके आए हैं जिसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा आरटीजीएस को लेके। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। आरटीजीएस आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? आरटीजीएस इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। It is a system where there is a continuous and real time settlement of funds individually transaction by transaction basis. What it means, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आरटीजीएस के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास चार ट्रांजेक्शन आई। एक आई 4 बजे, एक आई है 4:05 पे, एक 4:07 पे, एक आई है 4:10 पे। तो ये चार जो ट्रांजेक्शन है ये आपकी जो है इंडिविजुअली एक एक करके कॉन्टीन्यूसली सेटल होएगी। मतलब ऐसा नहीं होएगा कि 4:10 वाली जो ट्रांजेक्शन है आपने जो की है वो पहले सेटल हो जाएगी और 4 बजे वाली बाद में सेटल होएगी। आपकी पहले 4 बजे वाली सेटल होएगी, फिर 4:05 पे, फिर 7 मिनट पे, फिर 10 मिनट पे। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें दो वर्ड्स है, एक है रियल टाइम और एक है ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम मतलब क्या है? जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन करी वो रियल टाइम बेसिस पे सेटल हो जाती है। ठीक है, उसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है। और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है आपकी जो ट्रांजेक्शन्स है वो इंडिविजुअली सेटल होती है एक एक करके। ऐसा नहीं होगा कि बैचेज में सेटल होगी, पता चला कि 4:15 चारों की चारों ट्रांजेक्शन सेटल होगी। ऐसा नहीं होगा, पहले 4 बजे वाली सेटल होती है, फिर उसके बाद ही नेक्स्ट 4:05, 7 मिनट, 10 मिनट वाली सेटल होएगी। ठीक है, बैचेस में इसमें सेटल नहीं होती है, जो कि एनईएफटी के केस में होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब कि टाइमिंग्स क्या है आरटीजीएस के टाइमिंग्स। 14 दिसंबर 2020 से पहले आरटीजीएस जो है सिर्फ आप सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक कर सकते थे वर्किंग डेज में। और सेकंड सैटरडेज, फोर्थ सैटरडेज एंड संडेज को आप नहीं कर सकते थे। लेकिन 14 दिसंबर 2020 के बाद आप ये ट्रांजेक्शन जो है 24/7/365 डेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बैंक से करवाना चाहते हैं तो आपको 10 से 4 के बीच में ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद बैंक आप ट्रांजेक्शन्स एंटरटेन नहीं करता है। लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो आप ये ट्रांजेक्शन्स कभी कभी भी कर सकते हैं, घर घर बैठे 24/7/365 डेज। अब हम देख लेते हैं इसमें कुछ मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट होता है क्या? हाँ, तो इसमें मिनिमम आप 2 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एंड मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोसेसिंग और सर्विस चार्जेस। अगर आप बैंक के थ्रू करवाते हैं कोई भी आरटीजीएस, ठीक है, जिसकी वैल्यू 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक है, तो उसके लिए आपको पे करने पड़ते हैं 24 रुपये 50 पैसे प्लस में जीएसटी। और अगर आप 5 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन कराते हैं तो उसके लिए आपको पे करने पड़ते हैं 49.5 प्लस में जीएसटी। और अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं तो उसके लिए कोई चार्ज बैंक आपसे नहीं लेता है। अब ये जो 24 रुपये 50 पैसे और 49.5 है, ये आरबीआई ने कैप कर रखा है कि बैंक इससे ज़्यादा आपसे चार्ज नहीं कर सकता है। बैंक की डिस्क्रिशन है कि अगर वो कम चार्जेस लेना चाहता है तो वो ले सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कि आरटीजीएस के अंदर जो सेटलमेंट है वो किस बेसिस पे होती है। इसमें जो सेटलमेंट है वो होती है अकाउंट नंबर के बेसिस पे। ठीक है जी, मान लीजिए कि आपने ना नाम गलत दे दिया है, ठीक है, लेकिन अगर आपका अकाउंट नंबर सही है तो आपका अमाउंट सेटल हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि ये जो है रियल टाइम सेटलमेंट है। इतना टाइम नहीं होता है कि जो है आपका नाम और अकाउंट नंबर मैच किया जाए। इसीलिए जो है सिर्फ अकाउंट नंबर के बेसिस पे अगर आपने फ़ंड भेज दिए तो वो जिस अकाउंट नंबर में नाम बेशक से डिफरेंट होगा तभी भी वो अकाउंट नंबर के हिसाब से सेटल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि अगर आप कोई भी आरटीजीएस का फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो आप अपना अकाउंट नंबर एकदम करेक्ट दीजिए। अदरवाइज वो कहीं और सेटल हो जाएगा, फिर बाद में आप परेशान होते रहेंगे। नाउ, टाइम टेकन फॉर अफेक्टिंग फंड ट्रांसफ़र। अब अब जो है इसमें क्या है कि रियल टाइम बेसिस पे होता है, आपने ट्रांजेक्शन करी और रियल टाइम बेसिस पे सेटल हो जाती है। लेकिन क्या होता है, बेनिफिशियरी बैंक के पास, रेमिटिंग बैंक से तो रियल टाइम पे पहुंच जाती है, लेकिन अब वहाँ से आपके अकाउंट में मैक्सिमम 30 मिनट्स में बैंक को ट्रांसफ़र करनी होती है। वैसे वो 1-2 मिनट में भी ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम है 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स के अंदर अंदर जो है आपकी
अमाउंट जो है सेटल हो जाएगी अगर आपके जो रेमिटर बैंक है उसने बेनिफिशियरी बैंक के पास पैसे भेज दिए हैं। चलिए अब ये देख लेते हैं नेक्स्ट, रिफंड ऑफ मनी जो है कैसे। अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन जो है दी बैंक में करने के लिए, लेट्स से, ठीक है, और ट्रांजैक्शन कर दी बैंक ने, लेकिन अगर वो सेटल नहीं होती है, ठीक है, तो कितनी देर में वो पैसा आपको वापस मिल जाना चाहिए? तो यहाँ पे जो है आपको 1 घंटे के अंदर अंदर वो पैसा वापस मिल जाना चाहिए, या फिर जो आरटीजीएस बिजनेस डे एंड है, ठीक है, उससे पहले पहले आपको मिल जाना चाहिए ये। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, जो पहले होगा, 1 घंटा या फिर बिजनेस डे क्लोजिंग, उन दोनों में से जो भी पहले होगा आपका पैसा आपको वापस मिल जाना चाहिए। चलिए अब ये देखते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो पैसा आपको वापस नहीं मिलता है, मान लीजिए आपने 14 फरवरी को कोई ट्रांजेक्शन दी, ठीक है, और बेनिफिशियरी के अकाउंट में वो सेटल नहीं होती है 14 फरवरी को, ठीक है, और जो है वो ना ही आपके अकाउंट में वापस आई है, तो इस केस में आप बैंक से क्लेम कर सकते हैं। कितना? करंट रेपो रेट प्लस में 2%, ठीक है ना, जितना भी आपका करंट रेपो रेट चल रहा है उस पे 2% ऐड कर दीजिए, ठीक है, उतना आप बैंक से क्लेम कर सकते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि भाई अगर आपका क्लेम जो है बैंक सेटल नहीं करता है, मतलब, तो फिर आप कहाँ कंप्लेंट करेंगे इसके लिए? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा जो है अपनी कंप्लेंट, अगर बैंक जो है नहीं मान रहा है इस चीज़ को, एंटरटेन नहीं कर रहा है, या फिर वो आपको नहीं दे रहा है कॉम्पनसेशन, तो उस केस में आप सीधा उठाइए cgmcepd@rbi.org.in पे मेल डाल दीजिए, ठीक है, सबसे सिंपल ये है। नहीं तो आप बाय पोस्ट भी आप भेज सकते हैं, ये आप जो है जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, इस एड्रेस पे आप बाय पोस्ट आप लिख के भेजिए, डेफिनेटली उसकी सेटलमेंट होगी, जो भी क्लेम होगा वो पे करना पड़ेगा बैंक को। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यूटीआर पे। यूटीआर क्या है? यूटीआर है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। ये एक 22 डिजिट का कैरेक्टर कोड होता है जो कि किसी भी ट्रांजैक्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इसका मतलब है जब भी आप आरटीजीएस करेंगे तो एक यूनिक रेफरेंस नंबर जनरेट होएगा, ठीक है, जिससे कि आप कहीं जो है अपनी ट्रांजैक्शन कहीं से भी ट्रेस कर सकते हैं। चाहे आप उस यूटीआर नंबर को बेनिफिशियरी बैंक को दे दीजिए, चाहे रेमिटिंग बैंक को दे दीजिए, वो आपको बता देंगे कि भैया ये जो ट्रांजैक्शन है हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, ये कब सेटल होएगी, ठीक है। तो ये है ट्रांजैक्शन को, आपको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं एलईआई पे। एलईआई क्या है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ये एक्चुअली क्या होता है? ये एक 20 डिजिट का कोड होता है जो कि पार्टीज को आइडेंटिफाई करता है। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसकी जो भी पार्टीज होती है, मेनली आपकी दो ही पार्टीज होगी, एक तो जिसने पैसा भेजा और जिसके पास पैसा जा रहा है, ठीक है जी, एक रेमिटर हो गया, एक हो गया रिसीवर, ठीक है, ये दो ही मेन पार्टीज है आपकी, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करती है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ठीक है। अब इसका यूज़ क्यों किया गया है? इसका यूज़ इसलिए किया गया है, ये इंप्रूव करती है क्वालिटी एंड एक्यूरेसी किसकी? फाइनेंशियल डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम की, ठीक है। और ये किस लिए किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट जो है बेटर हो सके, उस पर्पज़ के लिए, ठीक है जी। और अब ये समझ लेते हैं हम, ये ज़रूरत कब पड़ती है हमको। अगर आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन जो है 50 करोड़ या उससे ज़्यादा की ट्रांजेक्शन है, तब आपको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर देना ही पड़ता है, रेमिटर का भी और बेनिफिशियरी का भी, ठीक है जी। अगर आपकी ट्रांजैक्शन उससे कम है तब उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शन 50 करोड़ की या 50 करोड़ से ज़्यादा की है तब आपको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरा, अगर आपके जो बेनिफिशियरी और रेमिटर जो पैसा भेज रहा है और जिसको पैसा मिल रहा है, दोनों के दोनों अगर इंडिविजुअल है, जैसे मैं आप, ठीक है, तब इस केस में हमें लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर वो दो कंपनीज है, नॉन इंडिविजुअल है, तो उसके केस में आपको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की ज़रूरत होती है। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट आगे मिलते हैं हम और भी टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।